मैम और मेरी हॉबी मैम चेस खेलना है। किस सब्जेक्ट की शिक्षिका हैं आप? मैम विज्ञान विषय पढ़ाती हूँ मैं। अच्छा, कब से हैं? कितने साल हो गए? अ, टू 2 साल मैम 2024 फरवरी 2024 में मैं ज्वाइन की थी। अच्छा, साइंस किस-किस क्लास के बच्चों को पढ़ाती हैं? 6 टू 8 को पढ़ाती हूँ मैं। 6 टू 8। 7th क्लास में साइंस की कौन-कौन सी चैप्टर पढ़ने हैं बच्चों को? 7th की जो फर्स्ट चैप्टर है मैम वो है पौधों में पोषण, सेकंड चैप्टर है जंतुओं में पोषण, ऊष्मा और टोटल 18 चैप्टर्स है मैम। मैं पूरा चलिए अभी तो टॉप याद से टॉप से 3 बता दीजिए, बॉटम से 3 बता दीजिए। टॉप से 3 पौधों में पोषण, जंतुओं में पोषण और ऊष्मा है। टॉप बॉटम से अगर बात की जाए तो सबसे लास्ट में है वन हमारे संसाधन और प्रदूषण और प्रकाश है मैम। ओके। आपने राजगीर से पढ़ाई की है, आप जी, वहाँ से बिलॉन्ग भी आपकी ग्रेजुएशन भी है। आपने बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व किया होगा राजगीर को। जी मैम। टूरिज़्म के दृष्टिकोण से सेफ्टी में अभी भी कहाँ-कहाँ कमी है राजगीर में? उस कमियों को आपको बताना है। सर मैम सेफ्टी की कमी की बात की जाए तो पहले तो थी। अभी वर्तमान में जितने भी राजगीर में टूरिस्ट प्लेसेस हैं मैम, सभी जगह सेफ्टी की अच्छी व्यवस्था है। सभी जगह पुलिस होते हैं और पदाधिकारी के पुलिस भी होते हैं मैम, जो ज़रूरत पड़ने पे वो सुरक्षा प्रदान करते हैं। जैसे कि एक घटना मैं बताती हूँ, यहाँ बंदरों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो अगर पर्यटक को के कोई सामान अगर बंदर छीन लेते हैं, तो अ, वहाँ वो उनकी तुरंत मतलब वो सुरक्षा प्रदान करते हैं और हर चीज़ से मैम। तो ओके, अभी तो कमी पे कार्य किया गया है मैम। ओके। कोई एक ऐसी टूरिज़्म के दृष्टिकोण से आपके माइंड में कोई आइडिया हो, जिससे और प्रमोट किया जा सके राजगीर के टूरिज़्म को? अ बिल्कुल मैम, सोशल मीडिया का इसमें यूज़ किया जा सकता है। जैसे राजगीर के टूरिज़्म के छोटे-छोटे ब्लॉग्स बना कर के अगर हम उसे प्रमोट करते हैं, तो इससे जो डोमेस्टिक टूरिज़्म है, उसको भी बढ़ावा मिलेगा मैम। साथ ही साथ राजगीर की जो रिच हिस्ट्री रही है उसके ब्लॉग बना कर के भी अगर प्रमोट करते हैं, क्या तो हिस्ट्री रही है बताइएगा? मैम राजगीर का प्राचीन नाम जो था वो राजगिरा और गिरिव्रज था। गिरिव्रज का अर्थ है मैम पहाड़ियों से घिरा हुआ शहर और ये है प्राचीन काल के जो एक वंश थे मगध। मगध की ये राजधानी थी जिसकी स्थापना हर्यक वंश के राजा जो बिंबिसार थे मैम उन्होंने करवाया था। ओके। रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जानती हैं? जी मैम। हमें क्यों रिन्यूएबल एनर्जी रिन्यू हाँ, बताइए, बताइए। रिन्यूएबल एनर्जी वो एनर्जी है मैम जिसे हम अ, जो कभी समाप्त ना हो और जिसे रिन्यू करके हम यूज कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल जैसे उदाहरण में हो गए सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर हाँ, एनर्जी। चलिए सोलर विंड की बात करते हैं। क्या सोलर एनर्जी बिहार की टोपोग्राफी के अकॉर्डिंग विंड एनर्जी से बेहतर है? अगर बेहतर है, तो कैसे बेहतर है? अ, मैम जो बिहार की जो स्थिति है मतलब बिहार अगर 12 मंथ की बात की जाए तो उसमें से जो अप्रैल से लगभग शुरू हो जाता है मैम अप्रैल मई जून जुलाई तक जो बिहार में धूप जो है गर्मी की जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा होती है मैम। तो कहीं न कहीं हम उस समय अगर सोलर एनर्जी का यूज़ करते हैं तो वो विंड एनर्जी के कंपेयर में ज़्यादा है मैम। ज़्यादा बेहतर है? ऐसा मानना है जी। आपका? ओके, जी मैम। ओके। वायरस, बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है? वायरस और बैक्टीरिया ये दोनों सूक्ष्म जीव हैं मैम। वायरस जो है वो उसको मतलब वृद्धि करने के लिए कोई मीडियम की ज़रूरत होती है। जैसे अगर वो खुले में है तो वो कोई एक्टिविटी नहीं करती है। उसके लिए उसे कोई लिविंग सेल में जाना होता है, लेकिन बैक्टीरिया जो है वो कहीं भी अपनी संख्या में वृद्धि कर सकती है। ओके, ओके।
एंटीबायोटिक्स कॉमन कोल्ड में ऐसा कहते हैं कि काम नहीं करता है। क्यों नहीं काम करता है? सॉरी मैम। एंटीबायोटिक्स कॉमन कोल्ड में ऐसा कहा जाता है कि वर्क नहीं करता है। क्यों नहीं वर्क करता है? सॉरी मैम, लेकिन एंटीबायोटिक्स जो है वो कॉमन कोल्ड में काम तो करता है अगर आप उसे टाइमली और रेगुलर लेते हैं तो। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं लेना चाहिए कॉमन कोल्ड में एंटीबायोटिक? सॉरी मैम, इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ मैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट है बिहार में? न्यूक्लियर पावर प्लांट बिहार में अभी वर्तमान में 3 जगह पे स्थापित करने की बात की जा रही है मैम। नवादा के रजौली और बांका, और एक और जिले में है जो मैं अभी याद नहीं कर पा रही हूँ। क्या ये हमारे एनर्जी नीड्स के अकॉर्डिंग सेफ सॉल्यूशन है? जी मैम, क्योंकि बिहार में इंडस्ट्रीज़ की कमी का कारण कहीं न कहीं बिजली की अनुपलब्धता भी थी। तो अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनते हैं मैम, तो इससे बिजली की उपलब्धता होगी, जिससे इंडस्ट्री की स्थापना की जाएगी और उद्योगों की स्थापना की जाएगी, जिससे ये कहीं न कहीं पलायन जैसी समस्या को दूर करेगी और लोगों को रोज़गार भी प्रदान करेगी। ओके, ओके। आर्सेनिक सुना है आपने? जी मैम, आर्सेनिक सुनी हाँ। हूँ। बिहार के कई जिलों में आप सुनती होंगी ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक लेवल्स बहुत ज़्यादा हैं। क्या साइंटिफिक जी। इम्पैक्ट है इसका ह्यूमन हेल्थ पे? अ, आर्सेनिक अगर जल में अगर आर्सेनिक की मात्रा ज़्यादा हो जाती है मैम, तो ये कहीं न कहीं हमारे हेल्थ को ख़राब करती है, और इससे हैजा और कई प्रकार की बीमारियाँ उत्पन्न होती है। हैजा? आर यू श्योर? सॉरी मैम, श्योर नहीं हूँ, लेकिन उससे एक सिकनेस होती है जिसका नाम मैं भी भूल रही हूँ मैम। ओके। इसकी फ़िल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी कोई जो विलेज लेवल पे डिप्लॉय की जा सके आर्सेनिक लेवल कम करने के लिए ग्राउंड वाटर से? इसके लिए मैम अगर ये सॉइल पॉल्यूशन को कम किया जा सकता है। जो सॉइल में जो रासायनिक खाद का यूज़ किया जाता है मैम, अगर उसके उसे हम जैविक खाद से प्रतिस्थापित कर दें, तो कहीं न कहीं ये ग्राउंड वाटर में जो आर्सेनिक की मात्रा बढ़ रही है, उसे कम किया जा सकता है। थैंक यू रितु जी। थैंक यू मैम। हेलो। गुड इवनिंग सर। सॉरी। वेरी गुड इवनिंग। बिहार सरकार ने आज ही कहा है कि अगले 5 वर्षों में हम बिहार से गरीबी को समाप्त कर देंगे। क्या आपको लगता है कि ये इतना अति महत्वाकांक्षी लक्ष्य अगले 5 वर्षों में पूरा किया जा सकेगा? सर, हमारी सरकार लगातार प्रयासरत है गरीबी को कम करने में, जिसका परिणाम हम लोग पिछले 5 साल में भी देख चुके हैं सर। जैसे कि समस्या क्या है, बिहार में गरीबी दर बहुत ज़्यादा थी और ज़्यादा दर से कम भी हो रही है। पूरे 28 राज्यों में सबसे ज़्यादा दर से अगर कोई गरीबी राज्य कम कर रही हैं, तो उसमें बिहार है सर। तो अगर हम अगले 5 वर्षों में जो भी वेलफेयर स्कीम्स लाए गए हैं, उसे अगर हम ग्राउंड पे जाके उसे इम्प्लीमेंटेशन और उसकी मॉनिटरिंग करते हैं सर, तो कहीं न कहीं ये लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। अगर ये प्राप्त किया जा सकता है और अगले 5 वर्षों में बिहार से गरीबी समाप्त हो जाएगी, तो आपको लगता है कि फिर हम लोग जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं या एजुकेशन सेक्टर की बात कर रहे हैं, इसमें नए किस तरीके के चैलेंजेस फिर हमारे सामने आएँगे? अभी तो हमारे सामने चैलेंजेस हैं जैसे कि अशिक्षा है बहुत ज़्यादा, गरीबी है बहुत ज़्यादा। जब हमारा डेवलपमेंट हो जाए अगले 5 वर्षों के बाद, तो फिर नए किस्म के किस तरीके के चैलेंज फेस करेगा बिहार? सर, नए किस्म के जो प्रॉब्लम्स होंगे, उसमें हम बोल सकते हैं सर, जो जैसे कि ये उम, थोड़ा समय लूँगी सर सोचने के लिए। ओके। नई प्रकार की जो समस्याएँ उत्पन्न होंगी सर, उसमें जो अभी अ
नए प्रकार के रोज़गार जो जैसे कि आने वाले फ्यूचर में बहुत सारे रोज़गार जो होंगे सर वो पारंपरिक रोज़गार से अलग होंगे। तो अगर हम वर्तमान का स्किल्स रखते हैं और 5 वर्ष के बाद डिमांड कुछ और होंगे, तो डिमांड के अनुसार हमें उन्हें स्किल देना होगा सर। आपको नहीं लगता है कि जब डेवलपमेंट हो जाएगा तो शहरीकरण से संबंधित समस्याएँ, पॉल्यूशन से संबंधित समस्याएँ, ये सब समस्याएँ फिर हावी हो जाएँगी हमारे बिहार में? जो समस्याएँ और भी अर्बन सर सिटी अभी फेस कर रही हैं। जी। सर तो हमारी सरकार जो वर्तमान में है वो डेवलपमेंट के साथ-साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे कार्य कर रही है, जिसमें हम डेवलपमेंट तो करेंगे ही सर लेकिन साथ ही साथ हम अपने एनवायरनमेंट की सुरक्षा को भी ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट करेंगे। ओके, वेरी गुड। अभी जस्टिस वर्मा जी की बात चल रही थी, उन्हें उन पे महाभियोग चलाने की बात चल रही है। क्या प्रक्रिया है एक सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज को हटाने का? हमारे संविधान में क्या व्यवस्था की गई है उसके लिए? सर मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन मैं बताना चाहूँगी। जी, सर बताइए। महाभियोग लगाने की प्रक्रिया उन पे जैसे कि वैसे ही है जैसे मतलब ये बिल कोई भी लोकसभा या राज्यसभा में लाया जा सकता है और फिर वहाँ से पास होते हैं। आपने इसे पॉलिटी सॉरी में पढ़ा सर। होगा, आप जी आराम सर से मैं आंसर कर पढ़ी सकते थी हैं इसे। लेकिन अभी अभी मैं प्रोसेस को क्रमबद्ध तरीके से नहीं बोल पा रही हूँ सर। ओके, जितना याद है बताइए। महाभियोग का प्रोसेस लगभग सेम होता है जो राष्ट्रपति पे जो महाभियोग लगाया जाता है सर, वो लगभग सेम ही होता है उन पे भी। ओके, ओके। आप शिक्षिका हैं। जी सर। किस तरीके की प्रॉब्लम्स अभी आप बच्चों को पढ़ाने में फेस करते हैं? सर मैं बच्चों को अभी पढ़ाती हूँ तो मुझे यह एहसास होता है कभी-कभी कि वो उनका नॉलेज लेवल बहुत अच्छा है, फिर भी उनमें एक आत्मविश्वास की कमी है सर। और उनमें ये आत्मविश्वास की कमी मुझे जैसा लग रहा है कि वो कहीं न कहीं वो ऐसा मानते हैं कि मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ, तो इसलिए मैं जो प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे हैं, उनसे मैं कहीं कम नॉलेज रखता ओके, हूँ। एक तो तो आपको वो आत्मविश्वास का कमी दिखता है और क्या दिखता है? जी। आत्मविश्वास की कमी सर और दूसरा उनमें जो है उन्हें बहुत एक्सपोज़र नहीं मिलता है सर, तो एक्सपोज़र ना मिलने के कारण वो बहुत सारे फ़ील्ड्स के बारे में भी जैसे वो कौन से सेक्टर्स में जाना चाहते हैं, उनका अभाव है सर। साथ ही साथ उनके जो वर्तमान की जो स्मार्ट क्लास या डिजिटल क्लासेस हैं, वो भी नहीं होने के कारण भी वो कहीं न कहीं पीछे हैं सर। इन चीज़ों में सुधार करने के लिए, खास करके बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आप किस तरीके से उसे मोटिवेट करते हैं? हाँ सर, मैं मोटिवेट करने के लिए मैं खुद स्टार्ट की हूँ। जैसे कि प्रत्येक वर्ष मेधा छात्रवृत्ति के लिए एग्ज़ाम होता है, जिसमें बिहार के सभी बच्चे प्राइवेट और सरकारी स्कूल के सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। तो मैंने अपने बच्चों को मतलब अपने क्लास के बच्चों को मैंने उन्हें पढ़ाया रीज़निंग, मैथ्स, साइंस और सभी टीचर्स ने मिलके पढ़ाया और फिर हमने उनके लिए फॉर्म भरा सर और फॉर्म में 10 बच्चे को हम लोगों ने सेलेक्ट किए थे जिसमें से 5 का रिज़ल्ट पॉज़िटिव आया सर। तो इसे देखकर पीछे वाले जो क्लास के बच्चे थे वो मोटिवेट हो गए और उन्होंने अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया। ओके। इतिहास बोध क्या है? सॉरी सर? इतिहास बोध क्या है? सॉरी सर, ओके। मैं देख लूँगी सामंतवाद इसे। क्या है? सॉरी सर, सामंतवाद जानते हैं? नहीं सर। मनसबदारी व्यवस्था? मनसबदारी व्यवस्था मैं पढ़ी थी, लेकिन अभी मैं याद नहीं कर पा रही हूँ सर। आपकी हॉबी क्या है? चेस खेलना मेरी हॉबी है सर। चेस खेलना आपकी हॉबी है। अभी कौन-कौन से चेस के टूर्नामेंट इधर रिसेंटली हुए हैं?
सर अभी हो रहा है वर्तमान में टाटा स्टील चेस जो नीदरलैंड में अभी वर्तमान में चल रहा है, जो 1 फ़ेब तक चलेगा। उसके पहले सर चेस रैपिड चैंपियनशिप और ब्लिट्ज चैंपियनशिप हुआ था दोहा में, और उसके पहले गोवा में हुआ था सर। कौन थे विजेता रैपिड चैंपियनशिप में? नॉर्वे के जो चेस प्लेयर हैं सर, हाँ, कार्लसन, मैग्नस उनका कार्लसन। नाम मैग्नस कार्लसन जी सर। क्या अंतर है रैपिड चेस और नॉर्मल चेस के बीच में? बेसिक डिफरेंस क्या है? नॉर्मल चेस में क्या होता है सर कि कोई टाइम बाउंडेशन नहीं रहता है, लेकिन रैपिड और ब्लिट्ज की बात करें तो उसमें टाइम बाउंडेशन रहता है। क्या टाइम बाउंडेशन रहता है? टाइम बाउंडेशन नहीं रहता और नॉर्मल चेस में? होता है सर, उसमें 60 मिनट्स के होते हैं और इसमें 10 टू 15 मिनट्स के होते हैं सर। तो इसे रैपिड चेस क्यों कहते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ टाइम कम होने के कारण? और टाइम कम होने के कारण भी सर, और उसमें जो मूव करने होते हैं उन्हें फास्ट मूव करना होता है, क्विकली डिसीजन लेना होता है उन्हें। तो फास्ट मूव करने से खिलाड़ी को क्या बेनिफिट मिलता है? सर इससे बेनिफिट्स होता है कि आप कैसे प्रेशर में आप कितने अच्छे से डिसीजन लेते हैं, वो आपके डिसीजन मेकिंग पावर को बताता है सर। और कोई बेनिफिट? और कोई बेनिफिट मैं अभी सोच नहीं पा रही हूँ सर। आप रैपिड चेस के बारे में आपने पढ़ाई किया है? ये जानते हैं उसके बारे में चेस? रैपिड चेस के बारे में मैं कभी रैपिड चेस खेली नहीं हूँ सर, लेकिन मैं पढ़ी हूँ और देखी भी हूँ। उसमें क्या होता है कि वो उनके पास 15 मिनट्स के टाइम होते हैं और हर मूव में उन्हें 3 सेकंड्स एक्स्ट्रा दिए जाते हैं सर। यस, यही मैं पूछना चाह रहा था कि रैपिड चेस में बेसिकली यही होता है कि जितने जल्दी आप डिसीजन लेंगे, अपने मूव चलेंगे, तो उसका आपको एडिशनल टाइम मिलते रहता है। जी। ओके, थैंक यू वेरी मच। योर इंटरव्यू ओवर। थैंक यू सर। हेलो रितु जी। यस मैम। हाँ, पहले आपकी जहाँ मेहनत करने की आवश्यकता है उस पे बात कर लेते हैं। ऐसे अच्छी पॉइंट भी बहुत है आप में। करंट अफेयर, आपको भी आइडिया लग गया हो कि जैसे ही क्वेश्चन पूछा गया आप थोड़ा ब्लैंक आउट होती हुई दिखी, तो वहां पे आपको यस काम मैम। करने की आवश्यकता है। वहां बिल्कुल ओपिनियन आपकी कोई पर्सपेक्टिव तैयार नहीं है। किस टाइप के क्वेश्चंस पे सर ने जैसे ही चैलेंजिंग थोड़ा क्वेश्चन पूछा आप बिल्कुल ब्लैंक होते जा रही थी, तो वहां पे काम करने की आवश्यकता है। आपने टाइम भी लिया फिर भी कोई बहुत कंस्ट्रक्टिव आंसर नहीं आया, तो वहां पे काम करने की आवश्यकता है। दूसरी की, जैसे सर थोड़े से पॉलिटी चले गए, वहां भी आप फंसते हुए दिखाई दी। हिस्ट्री में भी गए तो वहां भी आपको सॉरी बोलने की आवश्यकता पड़ी। तो एटलीस्ट जो बेसिक हैं, आप इधर पॉलिटी ले लो, इधर इकोनॉमिक्स, इधर हिस्ट्री, सबने पढ़ा है आपने, सारे नोट्स भी बने होंगे यस आपके, मैम। शॉर्ट नोट्स। बस उसको एक रिवाइज कर लेना है, यस ताकि मैम। अगर वैसे क्वेश्चन आ भी जाएँ, तो हमें बहुत बेसिक पे सॉरी ना बोलना पड़े। क्योंकि उस समय आप सॉरी बोलेंगे तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ हो सकता है। बेसिक क्वेश्चन पे अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं नहीं मालूम है, वहाँ बहुत बेझिझक आप बोल के निकल सकते हैं। लेकिन बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा जाए, वहाँ अगर आपने पढ़ा है, पीटी में मेंस दिया है, तो आपके पास हैं तैयार। सिर्फ एक रिवीजन की आवश्यकता है। एक रिवीजन के बाद वो आप बहुत अच्छे से आंसर दे पाएँगी और कॉन्फिडेंस को बहुत बिल्ड अप कर देगा आपका। तो वहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की यस मैम। आवश्यकता है। आप बोलती बहुत अच्छा हैं। आप जब आंसर देती हैं तो लगता है कि सामने वाले को कॉन्स्टेंटली सुनना चाहिए, तो आप आंसर बहुत कंस्ट्रक्टिव देती हैं, जहाँ तैयार होता है। 2-3 पॉइंट यस आपकी मैम। बता दी मैंने जहाँ तैयार ही नहीं है आपकी। साइंस में भी मैंने आर्सेनिक के बहुत नॉर्मल से ये क्वेश्चन है, आप साइंस की चूँकि शिक्षिका हैं, आपको बिल्कुल ज्ञात होना चाहिए कि आर्सेनिक के क्या-क्या इफ़ेक्ट है, हेल्थ इफ़ेक्ट, तो वहाँ भी आप थोड़ा-सा लड़खड़ा गई थी। तो अभी कंटेंट पे थोड़ा और काम करने की आवश्यकता है। यस मैम। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। जो चीज़ें हैं उसके प्रायोरिटी ऑर्डर को आपको ध्यान रखना होगा। जो भी चीज़ें पूछी जाए, जैसे कि स्कूल के प्रॉब्लम से संबंधित बातें पूछी गई, तो उनमें जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है उसे आपको पहले हाइलाइट करना है। उसके बाद जो सब्सटेंशियल पॉइंट है उसे बाद में रखना है। रैपिड चेस के बारे में मैंने पूछा तो आपको पहले बताना है कि सर हाँ, रैपिड चेस है, उसमें टाइम बाउंडेशन रहता है। साथ के साथ सर उसमें जैसे ही खिलाड़ी मूव करते हैं, अपना मूव करने के साथ उसे एडिशनल पॉइंट समय भी मिल जाता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन चेस एंड रैपिड चेस। ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि हर को आंसर में आप इम्पोर्टेंट पॉइंट को पहले रखेंगे, क्योंकि इतना टाइम वहाँ पे सुनने के लिए वो लोग तैयार नहीं रहेंगे। वो इतना टाइम मिलेगा नहीं इंटरव्यू में, 10 मिनट के आसपास का इंटरव्यू चल रहा है। तो जब इम्पोर्टेंट पॉइंट लगेंगे तो
उनको भी लग जाता है कि हाँ, स्टूडेंट को पता है, चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न पूछते हैं। तो दूसरा प्रश्न पूछने का मौका मिलता है। जितना ज़्यादा प्रश्न पूछा जाएगा, जितना ज़्यादा आपका लंबा इंटरव्यू चलेगा, उसका बेनिफिट आपको इंटरव्यू के मार्क्स में बेटर दिखेंगे। होगा ना कि अभी ठीक है? मेरी आवाज आ रही है? ऑल द वेरी बेस्ट। हाँ, तो मैं कह रहा था अभी बेटर होगा कि हम टीम बाँट लेते हैं। मतलब ऐसे कंटेंट टीम, मीडिया टीम। ऑल द वेरी बेस्ट रितु। थैंक यू सर। निशा। हेलो निशा जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। संक्षिप्त परिचय दीजिए अपना। मैम मेरा नाम निशा कुमारी है। मैंने अपनी स्कूलिंग अपने नेटिव टाउन बगहा से किया है, जो वेस्ट चंपारण ज़िले में आता है। उसके बाद मैंने अपने ग्रेजुएशन जेडी वुमेन्स कॉलेज पटना से किया है और वर्तमान में मैं सब इंस्पेक्टर के पद पर चयनित हूँ और अपनी सेवा दे रही हूँ सीतामढ़ी ज़िले में। आपकी हॉबी क्या